लव जिहाद बड़ा विवाद। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने लव जिहाद को रोकने के लिए एक बड़ा कानून पास किया, अध्यादेश लेकर आ गए। लेकिन आपको बताते चले, इस अध्यादेश की सुर्खियां जहां देश भर ने बटोरी, तो वहीं कई सवाल भी खड़े हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें यह सवाल खड़े हो गए हैं कि जो खुद की मर्जी से जानबूझकर लव जिहाद नहीं करते हुए शादी करता है अपनी मनमर्जी से, क्या उसको भी रोकने के लिए इस तरह से प्रताड़ित और परेशान किया जाएगा? एक ऐसी रिपोर्ट जो लव जिहाद कानून को लेकर अपने आप में कई सवालों को जन्म देगी। देखिए, उसे पति ने अलग क्यों किया? अपने ससुराल जाना चाहती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ। ससुराल के बजाय नारी निकेतन क्यों बना ठिकाना? डांटती है, अगर कोई कह देता है दवाई को तो देती नहीं है, उनको टॉर्चर करती है। देहरादून में लव हुआ, मुरादाबाद में जिहाद। मैंने कहा हम जानते थे, उसकी कास्ट को जानते थे, सब कुछ जानते थे, अपनी मर्जी से करा, हमें सब कुछ पता था लड़के के बारे में। पहले परिवार उजड़ा, फिर कोक। हमारे इंजेक्शन लगा, तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। उसके बाद हमारी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई, फिर ब्लीडिंग होने लगी काफी ज्यादा। लव जिहाद बड़ा विवाद। हाँ सर, उन्होंने ही करा था, जो भी करा है उनसे खतरा है उन्हें, वरदंगल वालों से। धर्म परिवर्तन करने की और चली जा। एक महीने पहले परमिशन डीएम साहब से लेनी पड़ेगी। ये कानून पढ़ाना पड़ा, ये तुम जैसों के लिए बनाना पड़ा है। मुरादाबाद का ये पूरा का पूरा मामला है। आपको बता दें, बजरंग दल पर बेहद गंभीर आरोप इस लड़की की ओर से लगाए गए हैं, क्योंकि अपनी मनमर्जी से इन लोगों ने देहरादून में शादी की थी। उस समय धर्म आड़े नहीं आया, लेकिन उसके बाद जैसे ही अध्यादेश कानून बनता है उत्तर प्रदेश में और ये मुरादाबाद में अपनी शादी के रजिस्ट्रेशन कराने आते हैं, उसके बाद धर्म इन दोनों की शादी में आड़े आ जाता है। एक नन्ही सी जान जिसको इस दुनिया में आना था, अब उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कल तक अपने होने वाले बच्चे के ख्वाब बुनने वाली ये महिला बेहद परेशान और हैरान है। बच्चा पेट में तो है, लेकिन सांस चल रही या नहीं पता नहीं। पति जेल में है, कब छूटेगा पता नहीं। ससुराल वाले किस हाल में है पता नहीं। मायके वाले अब पूछ परख करेंगे या नहीं पता नहीं। कोर्ट कचहरी का चक्कर तो अभी शुरू हुआ है, कब खत्म होगा पता नहीं। कहा तो सोचा था कि शादी के बाद ख्वाबों की दुनिया बसाने का, लेकिन चंद महीनों में ही सपना शीशे की तरह चूर चूर हो गया। हमारे इंजेक्शन लगा, तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। उसके बाद हमारी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई, फिर ब्लीडिंग होने लगी काफी ज्यादा। सीरियस हालत हो गई मेरी। लव जिहाद के कानूनी घनचक्कर और चंद उन्मादियों की साजिश में फंसी मुरादाबाद की इस महिला की कहानी बेहद उलझी हुई है। वो इस हालात में कैसे पहुंची, ये जानने से पहले अच्छी तरह जान लीजिए कि अभी वो किन हालात से जूझ रही है। महिला 3 महीने की गर्भवती है। कोर्ट के आदेश से नारी निकेतन में रह रही है। 5 दिन पहले महिला के पेट में दर्द उठने पर अस्पताल लाया गया था। महिला का आरोप है कि उसे जानबूझकर गलत इंजेक्शन दिए गए। महिला ये भी कह रही है कि उसके पेट में पल रहे बच्चे को मारने की साजिश की गई। हालांकि जिस अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था, वहां की सीएमओ सारे आरोप नकार रही है। उनका कहना है कि महिला का सही इलाज किया गया था और बच्चे के बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हमारे यहाँ होता है सरकारी हॉस्पिटल में, वो हमने सब उसको दिया है। और वो यहाँ पे पेन इन एब्डोमेन और स्पॉटिंग पर वजाइनली, मैंने हल्की हल्की स्पॉटिंग ब्लीडिंग करके ही ये कंप्लेंट लेके आई थी कि उसको 3 महीने की प्रेगनेंसी है और उसके पेट में दर्द हो रहा है और उसकी हल्की हल्की स्पॉटिंग आ रही है। तो उस समय जो ट्रीटमेंट देना चाहिए वो सब हमारे यहाँ दिया। देहरादून में पढ़ाई के दौरान एक लड़के से प्यार हुआ, फिर शादी कर ली। बस इतनी छोटी सी कहानी थी, लेकिन ये छोटी सी कहानी तब महाभारत बन गई जब घर वालों को पता चला कि लड़के का नाम राशिद है। करीब 5 महीने बाद जब दोनों पति पत्नी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने मुरादाबाद आए, तब इस महाभारत का अगला अध्याय शुरू हुआ।
24 जुलाई 2020 को देहरादून में शादी की। 5 दिसंबर को मुरादाबाद में शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंचे। आरोप है कि इसी दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और मां पर दबाव बनाकर यूपी में पारित धर्म परिवर्तन अध्यादेश के तहत केस दर्ज करवा दिया। राशिद मुरादाबाद का रहने वाला था, लिहाजा पिंकी को लेकर मुरादाबाद पहुंचा और यहां पर अपनी शादी पर सरकारी मुहर लगवाना चाहता था। इसी दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इस बात की भनक लग गई। उत्तर प्रदेश में 1 दिसंबर को लव जिहाद कानून लागू हुआ था। राशिद पिंकी को लेकर 5 दिसंबर को पहुंचा था। मामला हंगामे में तब्दील हो गया। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए मामला थाने तक पहुंचा। राशिद और उसके भाई पर FIR दर्ज कर ली गई। दोनों फिलहाल जेल में हैं। यहाँ लड़की ने 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दिया, जिसमें उसने बताया कि वो राशिद से बेहद प्यार करती है। आपकी माँ भी आपकी शादी के खिलाफ थी? हाँ, वो खिलाफ थी, पर मेरी मम्मी ने कुछ करा नहीं था। उन्हें जबरदस्ती बर्तन वालों ने बुलाया गया था, तब उसके घर से लेके आए थे उनको, तब जबरदस्ती मुकदमा उनसे दर्ज कराया गया है। पुलिस भी मान रही है कि लड़की बालिग है, लेकिन केस दर्ज हुआ तो उसके पति और जेठ फौरन गिरफ्तार हो गए। लड़की को नारी निकेतन भेज दिया गया और अब पुलिस यह जांच अपनी रफ्तार से चल रही है। उन्होंने अपनी मर्जी से जाना बताया और अपनी शादी भी बताया कि इनकी शादी जुलाई में ही संबंधित लड़के के साथ इन्होंने कर ली है। धर्म परिवर्तन करना भी अपनी मर्जी से बताया और उसके बाद इन्होंने अपने ससुराल में जाने के लिए इच्छा जाहिर की। पुलिस के सामने भी इन्होंने ये चीज़ कहा कि अपने ससुराल जाना चाहती हैं। पुलिस के द्वारा जो इनके ससुराल के अन्य मेंबर थे उनको सुपुर्द किया गया। इसमें दोनों एक्यूज्ड अभी जुडिशियल रिमांड में हैं और इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। शादी के 5 महीने बाद आने वाला एक कानून इस कदर सब कुछ छिन्न भिन्न कर देगा, मुरादाबाद के इस जोड़े ने कभी सोचा भी नहीं था। मुरादाबाद से अरविंद ओझा और शरद गौतम के साथ आज तक ब्यूरो। मैं अपने ये पुलिसिया लापरवाही है या फिर हुड़दंगियों की साजिश, इसका पता लगना बाकी है। लेकिन यूपी सरकार के धर्म परिवर्तन अध्यादेश जारी होने के सिर्फ 2 हफ्तों के भीतर ही कानून के इस्तेमाल के तौर तरीके पर सवाल खड़े होने लगे हैं। मुरादाबाद की पीड़ित लड़की ने मामले से जुड़े एक पहलू को न सिर्फ उधेड़ कर रख दिया है, बल्कि गंभीर आरोप भी लगाए हैं। देखिए पीड़िता के साथ आज तक की पूरी बातचीत। नारी निकेतन में किस तरह की परेशानी हुई आपको? सर, नानी निकेतन में 5-6 दिन हो गए थे। उसके बाद मेरे पेट में दर्द हुआ काफ़ी। उन्होंने मुझे दिखाया नहीं, फिर ज़्यादा तबीयत खराब हुई, सीरियस हो गई। तब मुझे हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल में मेरे दवाई और इंजेक्शन लगाए गए। उसकी वजह से मेरा मिसकैरेज हो चुका है काफ़ी। मेरे को ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है सीरियस। कोर्ट में क्या बयान हुए आपके? कोर्ट में सर मैंने बयान दे दिया। मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उन्हें जल्द से जल्द आज ही छोड़ा जाए, उन्हें, मेरे हस्बैंड को और मेरे जेठ को। कोर्ट में भी ये बात रखी आपने कि मैं गर्भवती थी और मेरे साथ ये घटना हुई है? सर, कोर्ट में ये जवाब नहीं पूछा गया था। सिर्फ ये पूछा गया था कि आप अपनी मर्जी से शादी करिए, कहाँ करिए, लड़के को जानती थी, कास्ट क्या है। मैंने कहा हम जानते थे, उसकी कास्ट को भी जानते थे, सब कुछ जानते थे। अपनी मर्जी से करा, सब कुछ पता था लड़के के बारे में, कहाँ का है कहाँ का नहीं है, सब अपनी मर्जी से कराया। मिसकैरेज वाली जो बात है वो आपने सबसे पहले किसको बताई? सर, वो तो वहीं पे हॉस्पिटल में ही बताई थी और हमने अपने कांस्टेबल को भी सबको पता है, हमारी मैम उनको सबका पता है, जो भी हमारे आए थे सबको पता है। वहाँ पे डॉक्टर को भी पता है ये बात? डॉक्टर को भी पता है। उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड भी कराया उन्होंने मेरा। अच्छा जी। तो कल डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड में ये बोला कि आपका बच्चा सेफ है? हाँ, कल कह दिया। और फिर उसके बाद हमारे इंजेक्शन लगा, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके बाद हमारी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, फिर ब्लीडिंग होने लगी काफ़ी ज़्यादा। क्या आपको ये लगता है कि पुलिस मतलब जैसे डॉक्टर या पुलिस मिलके या फिर आप कह सकते हैं जिला प्रशासन ने आपके बच्चे के साथ कुछ ऐसा गलत? सर, डॉक्टर नहीं करा, वो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगवाए और बाकी मैं किसी को ऐसा कह नहीं सकती। उन्होंने ही कराया। ये मुझे नहीं पता कि इंजेक्शन दवाई कैसी दी गई है। मेरे तो सिर्फ पेट में दर्द था। जिन लोगों की वजह से आप नारी निकेतन में, आपके हस्बैंड जेल में है, क्या उनके खिलाफ आगे कोई कार्रवाई करेंगे? सर, अभी मैं कुछ नहीं करना चाहती। हमें फंसाया गया है। वैसे कोई लफड़ा नहीं था। मेरी शादी को 6 महीने हो चुके हैं। 24 जुलाई को मैंने शादी की थी। अपना निकाह करा था मैंने, देहरादून में किया था। हमें फंसाया गया है ज़बरदस्ती का। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ आए। क्या आपकी माँ भी आपकी शादी के खिलाफ थी? हाँ, वो खिलाफ थी, पर मेरी मम्मी ने कुछ करा नहीं था। उन्हें ज़बरदस्ती बर्तन वालों ने बुलाया गया था, तब उसके
घर से लेके आए थे उनको, तब जबरदस्ती मुकदमा उनसे दर्ज कराया गया। आशीष से कहाँ मुलाकात है? देहरादून में। मैं 5 साल से देहरादून में रहती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, जॉब वहीं पे करती हूँ। राशिद से मुलाकात मेरी वहीं पे हुई थी देहरादून में, बहुत अच्छे से जानती हूँ। क्या ससुराल में आप खुश हैं? किसी तरह की कोई परेशानी? हाँ, मैं खुश हूँ, कोई परेशानी नहीं है। मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश हूँ, कोई परेशानी दिक्कत कुछ नहीं। बजरंग दल के लोगों से कोई खतरा है? हाँ सर, उन्होंने ही करा था, जो भी करा है उनसे खतरा है। तहसील जा रखे थे, तहसील से हम अपने कोर्ट मैरिज के पेपर वगैरह जो भी करना था हम वो ले गए हुए थे। उसके बाद हमें बजरंग वालों ने पकड़ा जबरदस्ती। जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो नारी निकेतन में? नारी निकेतन में मेरे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल। सर मेरे डॉक्यूमेंट्स चाहती हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे सारे वापस आ जाएं और थाने में भी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी मेरे पास कोई पेपर नहीं है, मार्कशीट वगैरह सब कुछ, शादी के निकाह के पेपर भी सब वहीं जमा है। मेरे पास कुछ नहीं है अभी डॉक्यूमेंट्स। मेरे डॉक्यूमेंट्स मिल जाने चाहिए। कानून में झोल या फिर अफसरों का खेल, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब इस पूरे मामले में मिलना बाकी है। लेकिन आगे बढ़ते हुए आइए अब आपको दिखाते हैं दो धर्मों के लोगों के बीच हुई ये शादी किस तरह पहले कानूनी पचड़े में फंस गई। दरअसल 24 जुलाई को दोनों ने शादी कर ली थी, अपनी मनमर्जी से शादी की थी। शादी के लिए लड़की ने धर्म भी बदल लिया खुद की मर्जी से, लेकिन शादी को कानूनन रजिस्टर नहीं करवाया। मुश्किल यहीं पर उसके बाद से पैदा हो गई, क्योंकि करीब 5 महीने के बाद जब दोनों शादी रजिस्टर करवाने के लिए यूपी पहुंचे तो वहां पर धर्म परिवर्तन अध्यादेश लागू हो चुका था। और वहीं पर फिर बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं। लड़की से लगातार सवाल जवाब शुरू होता है और उसके बाद पुलिस भी पूरे मामले में इन्वॉल्व हो जाती है। और जिस तरह से पूरा मामला आगे बढ़ा, उसने इस अध्यादेश को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। 5 दिसंबर को मुरादाबाद में शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों पहुंचे हुए थे। लड़की की मां की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। पति जेठ गिरफ्तार हो चुके हैं इस लड़की के। लड़की को नारी निकेतन में भेजा जा चुका है। 3 महीने की गर्भवती ये महिला। सीधे रुक कर लेते हैं मुरादाबाद का। इस वक्त हमारे साथ अरविंद ओझा हमारे संवाददाता वहां से जुड़ चुके हैं। अरविंद, फिलहाल ये बताइए लड़की की स्थिति कैसी बनी हुई है और साथ ही पूरे मामले को कैसे देखा जाए? पुलिस की बड़ी लापरवाही या फिर बजरंग दल के ऊपर जो आरोप लगे हैं या फिर हुड़दंगियों की साजिश, कौन निकलकर सामने आ रहा है पूरे मामले में? देखिए चित्रा, अगर बात की जाए तो जिस तरह से दावा किया है लड़की ने और पुलिस ने भी बताया है कि 164 के बयान में लड़की ने कहा है कि 24 जुलाई 2020 को शादी कर ली थी, दोनों ने निकाह कर लिया था। तो टेक्निकली तौर पर देखा जाए तो 1 दिसंबर को लव जिहाद का कानून सामने आया है, तो वो तो ये जो शादी है इसमें लव जिहाद का कानून जो है वो कहीं से अप्लाई होता ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो राशिद था वो अपनी, चूंकि मुरादाबाद का रहने वाला है और जो जानकारी हमें अभी यहाँ मिली है सुबह से हम मुरादाबाद में, वो अपनी शादी को रजिस्टर्ड कराने के लिए गया था। वहां पर जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है वो वहां पर पहुंचते हैं, हुड़दंग होता है और देर शाम लड़की की जो मां है उसको बुलाया जाता है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जो लड़की की मां है उसने जो शिकायत दी है उस आधार पर हमने FIR दर्ज की और राशिद और उसके भाइयों को जेल भेज दिया। लेकिन साथ ही साथ जब जिस तरह से लड़की ने उस वक्त भी दावा किया था कि वो अपनी मर्जी से, जिस वक्त ये सब कुछ चल रहा था, चाहे बजरंग दल हो चाहे FIR हो, लड़की ने ये कहा था कि वो बालिग है और अपनी मर्जी से शादी करना चाह रही है। उसके बाद पुलिस ने जो पूरा सर्टिफिकेट है लड़की का वेरीफाई कराया, वो 22 साल की निकली। 164 का बयान दर्ज कराया मजिस्ट्रेट के सामने, जिसमें उसने कहा कि वो अपनी मर्जी से शादी की है। जिसके बाद उनके ससुराल वालों नारी निकेतन पुलिस ने भेज दिया। वहां पर लड़की शिकायत देती है कि जो अस्पताल में जाकर कि जो उसका गर्भपात हो चुका है गलत इलाज की वजह से। तो ये तमाम चीजें, लेकिन पुलिस का वही कहना है कि हमारे पास इस तरह की कोई शिकायत आई नहीं है। तो कुल मिलाकर पूरे मामले में झोल है। लेकिन एक चीज साफ है कि जिस तरह से लड़की ने दावा किया कि 24 जुलाई 2020 को शादी हो गई थी, तो टेक्निकली तौर पर कहे तो इस पूरे मामले पर लागू नहीं होता है। उसके बावजूद इस लड़की के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या हुड़दंगियों का खिलौना बन चुका है ये लव जिहाद कानून? ये भी इसी के साथ खड़े होने लगे हैं। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी ने रक्षा पर चल रही संसदीय दल की बैठक का बहिष्कार कर दिया है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी लगातार लद्दाख सीमा पर चर्चा करने की बात कर रहे थे, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि चर्चा बैठक में सेना की यूनिफॉर्म पर चर्चा हो रही थी। उस समय राहुल गांधी ने हस्तक्षेप किया कि आखिर देश की तैयारी लद्दाख में क्या है, चीन के खिलाफ हमारी क्या रणनीति है, इस पर चर्चा हो। जुअल ओराम जो कि कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने राहुल गांधी को बीच में बोलने से रोका।
उसके बाद राहुल गांधी बैठक से वॉकआउट कर गए। उनके साथ राजीव सांचा और रेवंत रेड्डी भी इस बैठक से बाहर निकलकर चले गए। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। चीन पर जो तनाव है उसको लेकर चर्चा करने पर अड़े हुए थे राहुल गांधी, जब बात नहीं मानी गई तो बाहर चले गए। मौसमी जी बिल्कुल, देखिए चित्रा, आज रक्षा संसदीय दल की बैठक थी और उसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी मौजूद थे। उस वक्त जब सेना की यूनिफॉर्म को लेकर चर्चा हो रही थी तो राहुल गांधी ने कहा कि देश के नेतृत्व को, सियासतदानों को ये चर्चा करनी चाहिए कि हम लद्दाख में अपनी क्या रणनीति, क्या तैयारी के साथ करेंगे। और उसको लेके जब मामला गरमाया और जुअल ओराम साहब ने उनको रोका तो राहुल गांधी वॉकआउट कर गए और उनके साथ जो बाकी दो सांसद थे कांग्रेस के, राजीव साटव और रेवंत रेड्डी, वो भी बाहर निकल गए प्रोटेस्ट में। शुक्रिया मौसमी इस पूरी जानकारी के लिए। तो बीच बैठक से राहुल गांधी बाहर निकल गए। लद्दाख पर वो चर्चा चाहते थे, जब उनकी बात को नहीं मानी गई तो फिर उन्होंने वॉकआउट कर दिया। आगे बढ़ते हुए बात अब पश्चिम बंगाल की करते हैं, लेकर चलते हैं आपको बंगाल। ममता गुट को बीजेपी ने एक और झटका दिया है। टीएमसी विधायक झटका देने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें, टीएमसी के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें उनको लेकर तेज हो गई हैं। शुभेंदु ने टीएमसी विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी तक उन्होंने टीएमसी छोड़ने की बात तो नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही शुभेंदु इस बारे में ऐलान कर देंगे। और अमित शाह जो 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, वो मिदनापुर में जो रैली उनकी होने वाली है, हो सकता है वहीं पर शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। इस बात को लेकर कयास वहां पर तेज हो चले हैं। कुल मिलाकर बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच आर पार की लड़ाई है। शुभेंदु का इस्तीफा ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। मिदनापुर इलाके में शुभेंदु की अच्छी पकड़ है। बीजेपी ने भी शुभेंदु के स्वागत के संकेत दे दिए हैं। क्या अमित शाह की रैली में या उस समय शुभेंदु अधिकारी आ रहे हैं साथ में भी पार्टी? मुझे नहीं मालूम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, समय बताएगा, क्योंकि काफी दिन से इस बात चर्चा में है। आते हैं तो हम उनको स्वागत करते हैं, क्योंकि कई बड़े बड़े नेता भाजपा में शामिल होकर के भाजपा का संगठन बढ़ाए हैं, जीत में योगदान दिए हैं और इस प्रकार आगे चलकर बंगाल का विकास में उनका योगदान रहेगा। बंगाल में चुनावी आहट होने के बाद सियासत तेज हो गई है। बंगाल में ओवैसी ने चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। साथ ही यूपी के चुनावी प्लान पर भी तैयारी शुरू हो चुकी है। 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में ओवैसी ओम प्रकाश राजभर के साथ हाथ मिला सकते हैं। क्या है असदुद्दीन ओवैसी का आगे का प्लान, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव ने। ओवैसी साहब लखनऊ आए और तमाम पार्टी के लोगों से मुलाकात की, क्या है इसके मायने? हमारे साथ खुद ओवैसी साहब हैं। ये बताइए, आप यूपी की राजनीति में 2022 का चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, क्या सबसे बड़ी वजह लगती है आपको? नहीं, देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी है। हमने 5 साल पहले भी हमने चुनाव लड़ा था, हमको कुछ कामयाबी नहीं मिली, तो उसके बाद हमने अपने संगठन को काफ़ी मजबूत किया। नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव में हमने कामयाबी हासिल की बाद में, तो उसी का एक सिलसिला है। हम पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और यूपी के विधानसभा में हमारे कैंडिडेट्स को जिताकर विधायक बनाकर अभियान की हम कोशिश कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी से मुलाकात हुई, क्या कॉन्क्रीट बात हुई कुछ आपने? उनका जो मोर्चा है, भागीदारी संकल्प मोर्चा, हम उसका हिस्सा बनेंगे और उनके साथ हम काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और हम समझते हैं कि जितना जो वंचित समाज है उन सब का एक जगह जमा होना, मिलना बहुत अच्छी बात है। 16 से 18% उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 30% से ज्यादा पश्चिम बंगाल में। इन्हीं पर नजर है असदुद्दीन ओवैसी की और इसी वजह से यूपी बंगाल पर वो दावा करते हुए अपनी पार्टी को वहां पर चुनावी मैदान में उतारेंगे। अब किसका वो वोट काटेंगे, किसको फायदा पहुंचाएंगे, देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।